हार्वर्ड टेंटन की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम लेक्चर नंबर 4 में हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर ही पूरे का पूरा लीनियर इक्वेशंस के ऊपर है। तो एक उसने नोट बड़ा प्यारा सा लिखा है, एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ 0, 1 और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। कहता है जितना भी सिस्टम है लीनियर सिस्टम, 3 इक्वेशंस हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितनी भी लीनियर इक्वेशंस आती हैं उनके पास या तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, 0 सोल्यूशन होता है, या 1 सोल्यूशन होता है, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। देयर आर नो अदर पॉसिबिलिटीज़, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसके पास 3 सोल्यूशन हो या 2 हो। ऐसा नहीं होगा, या एक होगा या नहीं होगा, या इनफाइनाइटली मैनी होंगे। अच्छा, इसमें उसने एग्जाम्पल नंबर 2 भी दी है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ओके भाई, और x 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। देखते हैं इसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं। सिंपली प्लस कर लेते हैं इनको, वाई वाई से कट जाएगा। 3x इक्वल टू 7, 6 और 1 7, तो ये 3 आके डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 7/3। x की वैल्यू आप इधर पुट करोगे और y की वैल्यू भी निकाल लोगे। इसका मतलब है इनके पास यूनिक सोल्यूशन है। तो वही बात हमने की थी कि सिर्फ 1 सोल्यूशन है। 1 सोल्यूशन का मतलब है कि एक पेयर में होता है, x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आता है इस तरह से। तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों लाइंस का ग्राफ बनाओगे तो वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पर टच करेंगी। उधर x की वैल्यू 7/3 होगी और y की वैल्यू जो भी आपने इधर पुट करके निकालनी है वो होगी। सो 2/2 का था, मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया। हम कभी 3/3 का सिस्टम आएगा तो हम देखें 4/3 आती है अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो ना। इसी तरह से ये इक्वेशन अगर आप देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसमें अगर आप नोट करो, x प्लस वाई इक्वल टू 4, थ्री एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। सॉल्व करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ कॉफिशिएंट मैच करने, ताकि x का कॉफिशिएंट इधर 3 है, इधर भी 3 आ जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 3x 3y इक्वल टू 12, और नीचे आपके पास है 3x 3y इक्वल टू 6। माइनस कर दें इन्हें तो माइनस करने से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखें दोनों, ये भी 3 - 3 0, और 12 में से 6 आ जाएगा 6। तो आंसर आ गया 0 इक्वल टू 6, जो कि आपको पता है कि पॉसिबल नहीं है, 0 6 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब है नो सोल्यूशन। हमने ये पढ़ा था ना कि यहाँ एक सोल्यूशन होगा या 0, तो इसका 0 सोल्यूशन निकला है, यानी कि एक भी सोल्यूशन नहीं निकला। तो इसका मतलब है कि लाइंस आपस में पैरेलल हैं, कभी भी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पे, और आपको नज़र भी आ रहा है। आपकी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये देखें, ये आपस में अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 पर डिवाइड कर दूं तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन सकती है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो देखें सेम इक्वेशंस हैं दोनों। मैं पहली इक्वेशन को लिख सकता हूँ y इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो इसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, कि जिधर आपकी इक्वेशन y एक्सिस को मिलती है तो इनका y इंटरसेप्ट तो डिफरेंट है, बाकी स्लोप सेम है। y इक्वल टू -1x और 1x, जो x के साथ नंबर आता है वो स्लोप होता है, तो दोनों का स्लोप -1 है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही आपने FSC में पढ़ते हो ना पार्ट 2 में, कि y इक्वल टू mx प्लस c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। x के साथ जो होता है उसे हम कहते हैं स्लोप।
तो स्लोप दोनों का सेम है, अगर स्लोप सेम हो तो आप लाइंस को पैरेलल कहते थे। तो लाइंस पैरेलल हैं लेकिन वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है। सो वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होने की वजह से वो आपस में ना तो मिलती हैं, एक मान लें इधर ये 4 है ये 2 है, तो एक ऐसे 4 में से पास कर जाती है, एक 2 में से पास कर जाती है पैरेलल, तो इस तरह से ये कभी मिलती नहीं है, तो इसलिए इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर वाई इंटरसेप्ट भी सेम होता तो फिर लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती, एक ऐसे दूसरे भी तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते। फिर इस केस में 0 = 6 ना आता बल्कि 0 = 0 आता। तो हम कहते हैं ये ट्रू है और बात की बात है, आगे चल के की बात करते हैं। अभी चलें इधर ही कर लेते हैं या इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इसने डेफिनेटली दी होगी। जैसे ये है 4x - 2y = 1, 16x - 8y = 4। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है ये देखें। 4x - 2y 4x - 2y = 1, 16x - 8y = 4। सॉरी 16x - 8y = 4। अच्छा, ये कोफिशिएंट सेम करने के लिए पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 16x - 8y = 4 और दूसरी इक्वेशन वैसे की वैसे ही। साइन चेंज करते हैं कटिंग के लिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 = 0। भाई 0 तो 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन 0 = 0 आने का मतलब है कि हर नंबर ही सोल्यूशन होगा। ये ट्रू केस है एक 0 = 0। देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0x = 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0x लिख दूँ और इसको बिल्कुल काट दूँ, तो अगर मैं x की जगह पे 1 रखूँ तो फिर भी इक्वेशन बैलेंस रहेगी, x की जगह 2 रखूँ तो फिर भी, तो मैं x की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, तो 0 = 0 ही रहना है। तो मेरे पास x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी रखूँगा, देखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 = 0 ही रहेगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं एक ही इक्वेशन काफ़ी है दोनों में से। जैसे मैं फर्स्ट वाली ले लेता हूँ, 4x - 2y = 1, आपस में पैरेलल है, y इंटरसेप्ट भी सेम है। तो हम कहते हैं 4x इक्वल हो जाएगा 1 + 2y के, इसको उधर ले जाते हैं, + 2y कर देते हैं, x इक्वल आ गया 1 + 2y/4। अब हम कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। हम कहते हैं y को कुछ भी रख सकते हो, जैसे x को कुछ भी रख सकते थे, उसी तरह से अगर मैं 0x = 0 कहने के बजाय 0y = इसको काट दूं और इसको 8 में से 8 बाकी 0y कह दूं, तो भी आप y की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 5 1/2 जो मर्जी रखो, 0 = 0 ही रहना है। तो y को भी कुछ भी रख सकते हैं और x को भी कुछ भी रख सकते हैं, तो आप y को कुछ भी रख सकते हैं, तो जो दिल कर रखते हैं। मैं कहता हूँ y = t। अब t इंग्लिश वाला t नहीं है, t का मतलब है t की वैल्यू 1 भी हो सकती है, t2 भी हो सकता है, t3 भी हो सकता है, t4 भी हो सकता है, सो कुछ भी कह सकते हैं। तो इन जनरल हम सब का नाम रख देते हैं t कोई भी रियल नंबर हो सकता है अगर रियल नंबर में सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। तो y को अगर मैं t रख दूँ इधर, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 2t/4 y की जगह। तो अगर आप t कुछ भी हो सकता है, अगर आप इसको 5 लेना चाहते हो t की वैल्यू, तो 5 to 10, 10 + 1 11, 11/4। अगर आप y 5 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 11/4। अगर आप y को 0 रखोगे, t की वैल्यू आप 0 ले लेते हो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। इस तरह से आप y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की भी डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। सो इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो चूंकि y इंटरसेप्ट सेम है, पहली लाइन का स्लोप भी वही है, दूसरी का भी वही होगा, आप इक्वेशंस को लिख के देख सकते हैं। y इंटरसेप्ट भी सेम होने की वजह से लाइन एक दूसरे के ऊपर आती हैं। सो ज्योमेट्रिकली आपके पास हर पॉइंट पे टच करती हैं। सो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो बात है पैरेलल की। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो या सोल्यूशन नहीं देती या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है वो कोई इम्पोज नहीं करती। हम फर्स्ट एक इक्वेशन से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाली से।
तो y को उधर ले जाते हैं और फिर y को कुछ भी लेट कर लेते हैं। इस तरह से मेरा सोल्यूशन पूरे का पूरा निकल आता है। ओके, तो यही सोल्यूशन है। उसने ज़रा लदा भी कर दिया है, ना भी करें तो कुछ चलेगा। y t और x की वैल्यू मेरी थी 1 + 2t/4, 1 के साथ 4 लदा कर दें, t के साथ लदा कर दें तो फिर भी चलेगा। आगे हम सिस्टम ऑफ लीनियर 3/3 के सिस्टम में 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स। कहते दीज इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय इंस्पेक्शन। कहता सिंस इंस्पेक्शन क्या किया उसने, कहता सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आर मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट। कहता सेकंड और थर्ड जो है वो फर्स्ट का मल्टीपल है। कैसे देखें, अगर मैं सेकंड और थर्ड को लेता हूँ और माइनस कर देता हूँ इन्हें आपस में, 3 में से 2 कितना आ जाएगा 1, इधर माइनस कर रहे हैं ना, तो -3 + 2 -1, 6 में से 4 बाकी 2, 15 में से 10 बाकी 5। सो इन दो इक्वेशंस को सेकंड और थर्ड को अगर मैं आपस में माइनस करूं तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। तो इसका मतलब है कि तीनों प्लेन्स आपस में कोइंसाइड करते हैं और x y z की वैल्यूज हम फर्स्ट में से ही निकाल सकते हैं। ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई ऑल 3 इक्वेशंस। तो इसी में आप कुछ भी रख सकते हैं, x और y की वैल्यूज जो हैं, y और z की वैल्यूज। y को आप r कह दो, z को आप s कह दो। जैसे मैंने पीछे मैंने y को t बोला था, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। बेसिकली हम इससे एक बेटर वे भी हमारे पास होता है। जब आपके पास क्या सोल्यूशन आना है, क्या सोल्यूशन नहीं आना, हम आगे चल के पढ़ेंगे गाउस एलिमिनेशन मेथड। वो आपको ज़्यादा बेटर बताएगा कि आपके पास सॉल्यूशंस एक एग्जिस्ट करेगा 3/3 के सिस्टम की, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, नहीं एग्जिस्ट करेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो फिलहाल इस वक्त के लिए मैं इसे इधर से काट लेता हूँ और इधर इसे पोस्ट कर लेते हैं। इधर से तो नहीं आ रहा, तो इधर से इसे निकाल लेते हैं डिवाइस में से। आई थिंक इधर आया होगा, पता नहीं अभी ये किधर। हाँ चलो, ये मिल गया। तो देखें इस सिस्टम के अंदर मेरे पास ये वाली जो 2 इक्वेशंस हैं, इन्हें मैं आपस में माइनस करता हूँ, इन दोनों को। सो इन्हें अगर मैं आपस में माइनस करूँ, साइन चेंज कर लेते हैं, तो -x + y - 2z = -5। ठीक है, 15 माइनस कॉमन ले लें, x - y + 2z = 5। जो माइनस कॉमन लेंगे आप, वो इस माइनस से कट जाएगा। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो इन दो को सॉल्व करके अगर मैं इसे फर्स्ट वाली के साथ सॉल्व करूं, तो x से, y से, z से, 5 से, तो 0 = 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये तो हमेशा होगा। तो आप एक, जैसे पिछले में मैंने y को कहा था कि जो मर्जी रख लें, या x को जो मर्जी रख लें, इधर भी ऐसा ही है। अगर मैं 0 y = 0 लिख दूं, इसको काट दूं, y, तो y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो मर्जी लें, वो 0 तो 0 के इक्वल ही रहना है। अगर मैं 0 z = 0 लिख दूं, तो आप z की जो मर्जी वैल्यू लें। 0 x = 0 लिख दूं, तो आप x की जो मर्जी वैल्यू लें। तो हम y की वैल्यू ले लेते हैं t और z की वैल्यू ले लेते हैं s, और किसी एक में पुट कर दें। x - y + 2z = 5 है, तो
x माइनस वाई की जगह पे t आ जाएगा, z की जगह पे s आ जाएगा, और इनको उधर जाके प्लस कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5 प्लस टी माइनस 2s। तो दो वेरिएबल्स को आपको लेट करना पड़ता है और आपको तीसरा वेरिएबल मिल जाता है उन्हीं दो वेरिएबल्स की फॉर्म में, जो उन्हीं दो वेरिएबल्स पर डिपेंड का। अब अगर आप इस t की वैल्यू 1 लेते हैं और इसकी वैल्यू मान लें 2 ले लेते हैं तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्या आएगी? तो इस तरह से हम कहते हैं कि मेरा सिस्टम जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सिर्फ इंस्पेक्शन से है फ़िलहाल, ठीक है। हम कहते हैं ऑटोमेटिकली आर 3 इक्वेशन, दस इट इज़ सफिशिएंट टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ 9। कहता है बस 9 का सोल्यूशन फाइंड करना ही काफ़ी है, बाकियों को छोड़ो। 0 = 0 आ गया तो एक में से ही सारा सोल्यूशन निकल आएगा। तो कहते हैं दो फर्जी वैल्यू दे दो दो वेरिएबल्स को, और हम उन्हें कुछ भी, जैसे आप कहते हैं R∠S0 ले लोगे तो आपके पास ये सोल्यूशन निकल आएगा। इस तरह से आप इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे ये वही बात उसने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात की है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, और क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं, और फिर हमें कैसे पता चलता है मेरे पास सोल्यूशन 1 होगा, 0 या इनफाइनाइट होंगे, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कैसे देख सकते हैं, ये हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही इनफ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।